करके सरकार को मजबूर किया कि 6,800 बच्चों को नौकरी मिले। जिस दिन 6,800 बच्चों को नौकरी मिल गई, उनकी लिस्ट जारी हो गई। मैं लखनऊ में था और हमारे पत्रकार साथी नीरज जी भी लखनऊ में थे। मैं उस इको गार्डन में गया, उनकी आंखों से आंसू की जगह खुशी के आंसू बह रहे थे और वो मेरे गले से लिपट गए। वो बहनें मेरे हाथ पकड़ के चूमने लगी, मुझसे कहने लगी, भैया चंद्रशेखर आजाद, आप ना होते तो ये नौकरी हमारे घर तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि जब हम इन भाजपा के दफ्तर में जाते थे तो ये हमारी चोटी पकड़ के हमें पीटते थे, हमारे हाथों में लाठियां मारते थे, हमारे कपड़े फाड़ देते थे। ये कहने को तो हमारे समाज के हैं, लेकिन ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो आप थे तो भैया नौकरी मिल गई, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक उनके चेहरों पे नहीं रह पाई, क्योंकि सरकार ने कोर्ट के जरिए उनकी नौकरी पे स्टे लगा दिया। वो बच्चे आपकी थी, पाल की, प्रजापति की, कश्यप की, सैनी की, मौर्य की, शाक्य की, कुशवाहा की, कुर्मी की, यादव की, गुर्जर की, जाट की, निषाद की, राजभर की, केवट की, नुनिया की, चौहान की, वो आपकी बेटियां थी। वो चमार जाति की बेटियां थी। वो वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, कटीक हमारे दलित समाज की बेटियां थी, जिन्होंने जब वो अपना अधिकार मांगने गई तो लाठियां खाई। उनके दिल में दर्द होता होगा कि कोई तो उनकी आवाज उठाएगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की, लेकिन क्योंकि राजनीतिक ताकत नहीं थी तो इनसे नहीं लड़ पाया उस समय। फिर आपके सामने पुलिस की भर्ती आई और आपने देखा 48 लाख बच्चों से पर बच्चा 400 रुपए के हिसाब से 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। और जब पेपर देके बच्चा आया, मां ने दिल पे सुकून से हाथ रखा, इस बार मेरा बेटा नौकरी लगेगा, मेरे आंसू पूछेगा। पिता ने जो फावड़ा, जो चद्दर कमर पे रखी थी, किसान ने निकाल के रखी कि इस बार मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब पेपर देके आया तो पता लगा पेपर लीक हो गया। पहले तो मुख्यमंत्री कहते रहे कि जो झूठ फैला रहे हैं हम उनको बख्शेंगे नहीं, फिर अपने आप भर्ती को पोस्टपोन किया। इसलिए पोस्टपोन किया क्योंकि झूठ बेनकाब हो गया। भर्ती में सरकार ने दिया, पटवारी बना दिए, उसकी खबर भी नहीं हुई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। कहते हैं भैया हम बेरोजगार हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझसे मेरे खून का एक कतरा मांग लो, मेरी एक एक सांस मांग लो, मैं दे दूंगा। लेकिन अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं कि मैं आपको रोजगार दे सकूं। वरना वचन देके कहता हूं कि हर कोई, किसी घर में एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये चंद्रशेखर आजाद का वचन है आपको दलित के लिए। अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने नगीना में मुझे ताकत देने का काम किया, जो 4 तारीख को परिणाम के रूप में आएगा। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से चौधरी अमर सिंह जी के साथ बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए भी समर्थन मांगता हूं कि अगर कुशीनगर में आपका कोई दोस्त साथी रिश्तेदार रहता हो तो उसको कह देना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं लड़ रहे, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, हमें उनके सम्मान की रक्षा करनी है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हम 1, 2, 3 भाई वहां खड़े हो जाएंगे पार्लियामेंट में जाकर, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि संविधान के खिलाफ एक कलम चला ले। मेरी बात सुन लिया। देखो, मैं आपसे सच कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरा देश गिरवी रख दिया है। आज हमारा बॉर्डर सुरक्षा में नहीं है। अग्निवीर लाके दलित पिछड़ों के बच्चों को जो सेना में चले जाते थे, एक तरफ सेना का मनोबल गिराया, दूसरी तरफ वो नौकरी भी हमसे छीन ली। आप बताओ, 400 रुपए की मजदूरी करने के बाद क्या हम इस देश में सुख सुविधा का जीवन प्राप्त कर सकते हैं क्या? आगे तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि मशीनों का समय आ गया है और मालिक ये चाहता है कि मजदूर तनख्वाह पैसा कम ले और काम समय पे कर दे। मशीनों का दौर आ गया है। मेरी बात पे गौर करना। जो काम एक परिवार मिलकर 10 दिन में करता था, वो मशीन एक दिन में कर देती है। आगे मजदूरी भी नहीं मिलने वाली, तो आप किस तरह से आगे बढ़ोगे? एक ही जरिया था दलित पिछड़ों आदिवासियों पे आरक्षण नियुक्ति में, इसके कारण हम आगे बढ़ रहे थे। ये आरक्षण भी लगभग हमसे छीन लिया गया है, क्योंकि भर्ती आती है, EWS तो पूरा लागू होता है,
लेकिन ओबीसी और एससी का आरक्षण 4 या 5 या 3% मुश्किल से लागू होता है, उसमें भी घोटाले हो जाते हैं। ये जो लोग इंडिया अलायंस के लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, एक बात मुझसे चुभी है और मैं दिल में कोई बात नहीं रखता। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा, अभी उनकी वीडियो वायरल हो रही है, मैं उनको सलाह भी दूंगा कि उन्होंने ये कहा अगर वो बंद कमरे में कोई अपनी डिबेट कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं तो उसका प्रदर्शन ना करे, किसी के सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि काशीराम बिना दलित एक्सप्रेशन के कुछ नहीं है। उनको नहीं पता कि काशीराम एक व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए वो हमारे रहबर है मान्यवर काशीराम। शायद उनके जैसा बिरला कोई दुनिया में पैदा हो जिन्होंने सारे समाज में क्रांति पैदा कर दी। ऐसे मान्यवर काशीराम साहब का नाम भी सम्मान से लेना चाहिए। आपके बंद कमरे की डिबेट है, आप बड़े लोग हो, आप कह सकते हो, लेकिन हम भी इज्जत रखते हैं। हमारे दिल में भी अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान है, किसी के सम्मान को खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। ये बात मेरी उनको सलाह के तौर पर, मैं उनसे, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, मगर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, भले इंडिया अलायंस के लोगों ने मुझे मेरे समय पर आके धोखा दे दिया मदद लेके, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैंने जनता से अलायंस कर लिया। मैंने जनता से कहा कि आप मुझे मौका दे दो, आप मेरे ऊपर एहसान कर दो, फिर मेरा हुनर देखना। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया, इनके एडी चोटी के जोड़ लगाने के बाद आशीर्वाद दे दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूं, आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो उन्होंने बड़े बड़े हाथ उठा के समर्थन किए थे। हम सब जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ, हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस भारतीय संविधान की हत्या थी, हमारी हिस्सेदारी में डाका था और आपने बड़े बड़े हाथ उठा के समर्थन किया। लेकिन जब हम 52% पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण मांगते हैं तो आपके मुंह में दही जम जाती है। जब हम परमार्शल में रिजर्वेशन मांगते हैं दलित पिछड़े अधिकारियों के लिए तो आपको साफ सूझ जाता है, हम आपके चरित्र को जानते हैं। लेकिन हमारा झगड़ा अभी आपसे नहीं है, आपसे समय आने पर निपटेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपनी लड़ाई अपने पैरों पे लड़नी है और अगर संविधान को कोई बचाएगा तो ये बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की फौज बचाएगी। मुझे इनके ऊपर भरोसा है, जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को एक ऐसा इंकलाब लिखा था भारत की धरती पे कि शायद दोबारा कोई लिख भी नहीं पाएगा और पढ़ भी नहीं पाएगा कि एक SC/ST एक्ट को बचाने के लिए 17 नौजवानों ने, बहादुरों ने बलिदान दे दिया था। जब हमारे 17 भाइयों ने बलिदान दिया, कहां थे तुम जो संविधान बचाने की बात करते हो? आपको हमसे वोट चाहिए, बिल्कुल सच है, वोट चाहिए, लेकिन आपकी मंशा पे हमें शक है। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, ये सरकार अगर बदल जाएगी और इन दूसरे साथियों की अगर सरकार आ गई तो इनको भी इनके झूठे वादों के साथ हम चैन से नहीं बैठने देंगे। इनके भी कपड़े पकड़ पकड़ के एक एक वादा इनसे पूरा कराने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपसे कहने आया हूं, एक प्रत्याशी गोरखपुर से आए और गोरखपुर वालों ने, एक गोरखपुर वाले ने क्या इलाज कर रखा है पूरे उत्तर प्रदेश का, ये किसी छिपा हुआ नहीं, बिल्कुल छिपा हुआ नहीं है। आप दूसरे गोरखपुर वाले के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि क्षेत्र क्षेत्र में बड़ा मेल होता है। और ऐसा भी नहीं है पता कहीं आप भाजपा को हराने के लिए गोरखपुर वालों के बारे में सोचो और गोरखपुर वाले आपस में अपने बारे में सोचे। ऐसा ना हो जैसे उनके दूसरे साथी चले गए राज्यसभा के चुनाव में, चुनाव के बाद ये भी ना चले जाए, उनके बराबर में ना जाकर बैठ जाए भाजपा वालों की। ये भी सोच लेना वोट देने चाले। एक आपने बस्ती से बुलाए हैं, 15 साल से आपने उनको ताकत दी, लेकिन 15 बार आपने उनको अपने बीच में नहीं देखा होगा। वो आपका मजाक उड़ाते हैं कि इतने बेवकूफ हैं, हम इनके बच्चों के रास्ते बंद कर रहे हैं और ये हमें वोट देके ताकतवर बना रहे हैं। वो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आप लोग उनके मजाक में
उनका साथ देते हो। इसलिए मैं आपको सचेत करने के लिए आया हूं और मैं आपसे मांगने आया हूं, मेरा हक बेटा आप जानते हो। और सारे नेता चुनाव के बाद कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। मेरे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई पिछले 12 साल में एक संगत ऐसा है जिसमें मैंने आपका साथ छोड़ा? चाहे वो सबीरपुर का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, चाहे दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज के गुरु घर को अस्मिता के साथ खेला गया हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो। मेरे मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, जब ये सारे नेता घर में पड़ के सो रहे थे और हमारी माए बहनें संविधान बचाने के लिए सड़कों पे बैठी थी, अकेला चंद्रशेखर आजाद था जिसने 29 दिन जेल काट के पूरे देश में जाके आंदोलन करके कहा कि अकेला मत समझना। वो अलग बात है कि आपको इनमें सियासी रहनुमा नजर आते हैं जो आपको चुनाव के बाद धोखा देते हैं, लेकिन मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, नजीब का मामला हो, नजीर का मामला हो, नासिर जुनैद का मामला हो, मौलाना साद साहब के साथ का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे पूरे देश में चाहे हिजाब का मामला हो, जहां आपकी अस्मिता पे बात आई, जहां बहन बेटे के सम्मान पे बात आई, मैंने जान की बाजी लगा दी, लेकिन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। आप जानते हैं इस बात। और मैंने वोट के लिए नहीं किया कभी ये, मैंने हमेशा अपने मन में ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलूंगा और अपने जीवन का एक क्षण लगा दूंगा आपकी सेवा में। लेकिन मैं जब गांव देहात में जाता हूं, माओ के उतरे हुए चेहरे देखता हूं, बहनों के चेहरों पे आंसू देखता हूं आंखों में, बुजुर्गों के चेहरों पे उतरे हुए चेहरे और आंसू देखता हूं और ये सोचता हूं कि ये दिन कब बदलेंगे। 70 साल से आप लोग व्यवस्था का दरवाजा खटखटा रहे हो कि हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो, लेकिन कभी 70 सालों में इन्होंने आपकी तरफ पलट के नहीं देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय दरवाजा खटखटाते का नहीं, दरवाजे को तोड़ देने का समय आ गया, क्योंकि लोकतंत्र में आपके हाथ में वोट है। तोड़ दो दरवाजा, वो गुलामी की बेड़ियां तोड़ दो जो बेड़ियां आपको और आपके क्षेत्र को अति पिछड़ा कहलाने में मजबूर करती।